हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, हमारे आज की चर्चा का विषय भारत में कर सुधार है। आज के इस लेक्चर में हम टैक्स रिफॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यूज़ किया गया है। क्योंकि किसी भी देश का कर स्वरूप उस देश के आय का सबसे बड़ा कारण होता है, उसके राजकोषीय नीति का सबसे बड़ा कारण होता है, और इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो भारत में भी उसी दृष्टि को देखते हुए 1947 के बाद से क्या क्या परिवर्तन किया गया है, हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अध्ययन कर रहे हैं कर सुधार के बारे में। किसी भी देश का जो कर स्वरूप है, कर सुधार की प्रक्रिया है, वह उस देश के विकास के लिए उतना ही आवश्यक होता है जितना एक शरीर के लिए प्राणवायु। किसी भी देश के विकास के लिए देश में और देश के बाहर दोनों ही मोर्चों पर निवेश, इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। जिस देश में जितनी आसानी से निवेश की संरचना को बढ़ावा दिया जाएगा, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही उचित होगा। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा उस देश का कर स्वरूप, कर प्रणाली, कर नीति जितनी न्यायोचित होगी, जितनी निष्पक्ष होगी, जितनी पारदर्शी होगी, जितनी भेदभाव रहित होगी, उस देश में निवेशक उतनी ही ज़्यादा पूंजी को निवेश करने की बात करेंगे। निवेशकों को भी एक पाक साफ, एक स्पष्ट, एक निष्पक्ष, एक पारदर्शी कर प्रणाली निवेश के लिए एक आशावादिता पैदा करती है। इस नाते वह उस देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और यह निवेश ही है जो उस देश के आधारभूत संसाधनों का सदुपयोग करता है, उपयोग करता है, उनके उपयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने लगातार आर्थिक विकास में निवेश की प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास किया है, जिसके कारण समय समय पर कर की नीतियों में सुधार किया गया है, कर की प्रणालियों में सुधार किया गया है। और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है। ऐसा करने वाले विश्व के लगभग तमाम देशों ने ऐसी नीति को अपनाया है। अमेरिका के बारे में चर्चा करूं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करूं, इन देशों ने प्रारंभिक दौर में ही अपने कर प्रणाली को इतना उदार बना दिया है, जिससे वहां पर निवेशकों की बहुतायता देखने को मिली है। इन्होंने अपने देश के कर प्रणाली को उदारता के एक चरम लेवल पर प्राप्त किया है। इसी कारण आपने देखा होगा कि हमेशा इन देशों में निरंतर निवेशक प्रोत्साहित होते हैं, और ऐसा ही सुधार भारतवर्ष में भी किया गया है। इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। छात्रों, आज़ादी के बाद भारतवर्ष में आय प्राप्त करने के लिए कर संरचना को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर से आशय है उस कर से जो सरकार के द्वारा आय पर लगाए जाते हैं, और जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए उस व्यक्ति के द्वारा ही उसका बोझ वहन किया जाए, भार वहन किया जाए, और उसी व्यक्ति के द्वारा वह कर सरकार के खाते में जमा कराया जाए। दूसरा कर था जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जिसमें जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए वह व्यक्ति उसके भार को खुद वहन ना करके वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उस भार का हस्तांतरण कर दे, उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता था। चूँकि भारत एक विकासशील देश था, विकासशील देश होने के नाते भारतवर्ष में आय अर्न करने वाले उच्च आय वर्गों के लोगों की आय की सीमाएं बहुत कम थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनकी आय क्षमता, जिनकी कर दे क्षमता ज़्यादा थी। इस कारण भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से 1951 की से मैं चर्चा कर रहा हूँ, से 1990 तक भारतवर्ष में मूलतः अप्रत्यक्ष कर को आधार बनाया गया अपनी आय का। देश में जो प्रत्यक्ष करदाता है उनकी संख्या कम थी, इस नाते प्रत्यक्ष कर की दर में भारत सरकार ने बहुत कुछ परिवर्तन नहीं किया। वो प्रत्यक्ष कर के रूप में जिन लोगों के ऊपर कर लगाया गया उनसे आंकड़े के रूप में आय अर्न करना, और उन्हीं के आधार पर एक आय प्रत्यक्ष करके आय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना एक हमारा ट्रेडिशन रहा है। जो डिपेंडेंसी हमारी गवर्नमेंट्स की थी वो अप्रत्यक्ष करों पर थी। क्योंकि अप्रत्यक्ष करों पर डिपेंडेंसी का कारण भी यही था, क्योंकि इस कर में भारत सरकार ने मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम को लागू किया था, बहुल कर प्रणाली को लागू किया हुआ था। किसी एक वस्तु के उत्पादन पर एक नहीं, एक से अधिक करों को इम्पोज किया गया था, जो टुकड़ों में बटा हुआ था, जो छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था। छोटे छोटे खंडों में बटने का आशय छात्रों यह है कि इससे करदाता को कर के बोझ का अनुभव नहीं होता है। किसी एक वस्तु के ऊपर एक मुश्त कर लगाने के बजाय जब हम
टुकड़ों में कर लगाते हैं तो करदाता कई सारे कर टोकन के अमाउंट में देता है, तो वह उस भार को ना तो अध्ययन कर पाता है और ना उस भार के बारे में उसको प्रत्यक्ष जानकारी होती है। और अप्रत्यक्ष कर की विशेषता भी यही है कि इस कर में करदाता के ऊपर प्रत्यक्ष कर के भार के बारे में अज्ञानता रहती है। इस कारण इस कर प्रणाली को भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से स्वीकार किया था और उसी संरचना में भारत सरकार ने इसको निरंतर चलाए रखा। किंतु 1990 के दशक में भारतवर्ष में कर सुधार के बारे में चर्चा की जाने लगी। एक शब्द यहाँ छात्रों में इंट्रोड्यूस होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट को मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर लूँ। कैस्केडिंग इफेक्ट वह इफेक्ट है जहाँ पर कर के ऊपर कर लगाया जाए। एक बार जिस वस्तु के ऊपर कर लगता है और उसी वस्तु के ऊपर पुनः कर राशि के ऊपर फिर से कर लगना, या जिस पर कर लगाया गया है उसके ऊपर फिर से कर लगाना, आप कह सकते हैं कर के ऊपर कर या दोहरा कर की प्रणाली की बात कर रहा हूँ। इसमें ये तो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स थी, किंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसमें सरकार को कर की प्राप्ति कम होती थी और सरकार के नाम पर बिचौलियों के द्वारा जो बीच के वर्ग हैं, जो बीच के उत्पादन करता है, निवेशक करता है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन सारे इकाइयों के द्वारा सरकार के नाम पर आवश्यकता से ज़्यादा जो वास्तविक कर था उससे ज़्यादा वसूला जाता था। एक आप एग्जाम्पल के रूप में आपके साथ शेयर करूं, अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है जो निर्माण कार्य के लिए जाती है, कच्चा माल 100 रुपये का है जो निर्माण कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वह वस्तु 100 रुपये के कच्चे माल से उत्पादित वस्तु के होने में अगर 400 रुपये का मूल्य क्रिएशन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी क्रिएशन हो रहा है, तो 400 + 100 एक 600 रुपये की वस्तु बनी। अब 600 रुपये की वस्तु में सामान्य सिद्धांत कहता है कि अगर सरकार अधिकतम कर लगाती है 20%, तो 20% की दर से 120 रुपये कर लगना चाहिए। तो उस वस्तु का जो MRP तय होगी वो 720 रुपये होनी चाहिए थी। किंतु अब तक 1991 के दौरान देखा गया, जो कमेटियों ने अध्ययन किया उसमें देखा गया कि इसमें करीब 60 से 62% कर लग रहे थे। मतलब आप कह सकते हैं कि 600 रुपये की वस्तु का बाजार मूल्य 960 रुपये के आसपास था। सरकार के खाते में 120 रुपये का कर जाता था, जबकि सरकार के नाम पर 360 रुपये कर वसूले जाते थे। इस पूरी की पूरी कर संरचना को, इस पूरी की पूरी प्रणाली को भारत में कर सुधार के रूप में एक्सेप्ट किया गया और 90 के दशक में कर सुधार की आवश्यकता इसी नाते महसूस की गई। प्रत्यक्ष कर में इस नाते बहुत ज़्यादा महसूस नहीं किया गया क्योंकि जो कर सरकार लगाती थी वही कर करदाता के द्वारा भुगतान किया जाता था। अगर वो थोड़ी बहुत चोरी कर भी लेता है तो वो भारत सरकार के पास लिखित लेखा के रूप में सरकार उसके बारे में ऑडिट करती है और बार बार उसकी जानकारी प्राप्त कर लेती है, बार बार समय समय पर उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में भारतवर्ष में जो मूल सुधार टैक्स रिफॉर्म हुआ है वो प्रत्यक्ष कर के बजाय अप्रत्यक्ष कर में हुआ है। क्योंकि भारत विकासशील देश है, सरकार की आय का मुख्य स्रोत अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है और इसी नाते इन करों में कैस्केडिंग इफेक्ट का, चोरी की इफेक्ट या कह सकते हैं डबल टैक्सेशन इफेक्ट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1990 के दशक के बाद सुधार किया है। जो अभी मैंने आपके साथ तथ्यों को शेयर किया उसी तथ्य को मैं अब आपके सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा शेयर कर रहा हूँ कि भारतवर्ष में वास्तव में कर सुधार की आवश्यकता महसूस क्यों की गई। कर सुधार के लिए भारत सरकार ने 1990 के दशक में चिलैया समिति की जो रिपोर्ट आई उसमें इसके सुधार के बारे में चर्चाएं हुई क्यों। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे अभी आपसे चर्चा किया कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में, उसी चीज़ का एक डिस्क्रिप्शन आपको टेबल के रूप में दिखा रहा हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा गया है जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उन वस्तुओं के बारे में। रॉ जो जिस कीमत पर उस उत्पादनकर्ता ने उस डिस्क्रिप्टिव वस्तु को खरीदा है, उसने प्रोडक्शन कितने का किया है, उस कच्चे माल को लेकर के उसने उसमें कितनी प्रोडक्टिविटी की है। प्रोडक्टिविटी का मतलब छात्रों यहाँ पर उसकी उपयोगिता के सृजन से है। आप से पहले चर्चा हो चुकी है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जितनी उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसी को उत्पादन कहते हैं। अब उसका रॉ मटेरियल और उसकी प्रोडक्टिविटी मिला करके कुल प्रोडक्ट की वैल्यू तय करेगी, जिसके ऊपर कर लगाया जाएगा। इस पूरी की पूरी कर प्रणाली में हमने 10% टैक्स का एक आइडियल स्टेटस दिया है। हर स्तर पर हम 10% टैक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में छात्रों, जो रियल कर होना चाहिए और जो वास्तव में कर लगाया गया है, दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ दिखाया गया है। और प्राइस जिस कॉलम में आप देख रहे हो, प्राइस में प्रोडक्ट की वैल्यू और कर को जोड़ करके जो मूल्य बनता है, जो उस इकाई तक उत्पादन के रूप में कर के रूप में देखा गया है, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब हम एक एक करके आपसे चर्चा करते हैं। मैंने एग्जाम्पल एक कपड़े की इकाई से लिया है। कॉटन शीट्स मतलब
आप कह सकते हैं कि कॉटन सीड जो रुई के बीज हैं जिनसे रुई तैयार किया जाता है, वह रॉ मटेरियल है जिसे 100 रुपये में क्रय किया जा रहा है। और अब उसी उत्पाद को 50 रुपये में 50 रुपये की उत्पादकता उसमें डाली जा रही है। कॉटन सीड्स को ब्रेक करना, उससे कॉटन थ्रेड्स को निकालना, ये काम जो प्रक्रिया की जा रही है, इसमें 50 रुपये की मजदूरी लग रही है। मतलब कॉटन सीड 100 रुपये का और 50 रुपये का वह मजदूरी मिला करके कुल प्रोडक्ट की वैल्यू तैयार होती है 150 रुपये। छात्रों, इसमें 50 रुपये शुद्ध उत्पादकता नहीं है, इसमें हो सकता है उस इकाई के द्वारा 20-25 रुपये मजदूरी दी जा रही हो और 20-25 रुपये वो अपना प्रॉफिट जोड़ रहा हो। कुल मिलाकर के उसने जो उपयोगिता का सृजन किया उसे हम यहाँ 50 रुपये मान के चल रहे हैं। अब चूंकि बस तो 150 रुपये की बनी, तो 15 रुपये का कर उस पर 10% की दर से, जैसा पहले बताया गया है, पहली इकाई है तो इसलिए यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो ये 15 रुपये और ये 150 रुपये मिला करके 165 रुपये उस वस्तु का प्राइस तय हुआ। अब वो कॉटन सीड्स पहुँचता है कॉटन मेकर के पास, मतलब आप कह सकते हैं रुई बनाने वाले के पास। उसके लिए वह माल 165 रुपये में मिला, जो यहाँ की प्राइस थी वह इस उत्पादनकर्ता को एक प्राइस के रूप में 165 रुपये में प्राप्त हुई। उसने 85 रुपये का उसमें उत्पादन किया। उत्पादन करने का मतलब उस कॉटन थ्रेड्स को निकालना, कि कॉटन को निकाल करके, उस कॉटन थ्रेड्स को निकाल करके उसको रुई में इकट्ठा करना, उसको फिर गट्ठल में बनाना, ये पूरी एक प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया में उसने करीब 85 रुपये की उत्पादकता की। इस 85 रुपये में उसकी उत्पादकता भी शामिल है और उस इकाई के द्वारा उसका लाभ भी शामिल है। तो 165 रुपये और 85 रुपये मिल करके कुल जो मूल्य तैयार हुआ वो 250 रुपये का तैयार हुआ। अब 250 रुपये पर फिर से 10% टैक्स की मैं बातें करूं तो 25 रुपये का टैक्स लगेगा। दोनों मिलाकर के कुल मूल्य होता है 275 रुपये। छात्रों, यहाँ जो 25 रुपये का कर लगा हुआ है, इस 25 रुपये में ऑलरेडी 15 रुपये का पहले कर का भुगतान किया जा चुका है। तो 15 रुपये वह कर अतिरिक्त होंगे और उस 15 रुपये पर फिर से 10% अगर आप जोड़ते हैं तो 1.5 रुपये का कर और बढ़ता है। आप समानता जोड़ लीजिए कि यहाँ पर उत्पादकता केवल 85 रुपये की हुई है, तो इस नाते केवल उस उत्पादनकर्ता को उस 85 रुपये पर ही कर देना है, अर्थात 8 रुपये 50 पैसे कर देना है। जबकि यहाँ पर समान कर प्रणाली में 25 रुपये कर जोड़ा गया है, तो इस 8 रुपये 50 पैसे को अगर 25 रुपये से घटा दिया जाए तो 16 रुपये 50 पैसे, ये कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। यहाँ पर मूल्य तैयार हुआ 275 रुपये। अब इस कॉटन को लेकर के धागे बनाने वाली इकाई जो कॉटन थ्रेड्स बना रही है, जो रुई के धागे बना रही है कपड़े बनाने के लिए, उस इकाई के पास जाता है। तो जो माल वहाँ 275 रुपये का तैयार हुआ था, इसके लिए रॉ 275 रुपये का हुआ। उस इकाई ने 75 रुपये का अपना प्रोडक्शन जोड़ा। इसमें मे बी पॉसिबल, आपसे पहले भी चर्चा हुई है, उसमें उसकी मेहनताना होगी, उसकी मजदूरी होगी, उसके खर्चे होंगे और साथ ही साथ उसका मिनिमम प्रॉफिट भी जुड़ा होगा। ये दोनों मिलाकर के 75 रुपये, कुल मिलाकर के 75 रुपये का उसने प्रोडक्शन किया और 275 रुपये और 75 रुपये और मिलकर के कुल उत्पादन 350 रुपये का हुआ। पुरानी कर प्रणाली में 350 रुपये का प्रोडक्ट वैल्यू है, इस पर 35 रुपये का कर 10% की दर से। अब इस 35 रुपये में फिर से वही इशू है कि यहाँ पर एक्चुअल कर कीमतों का वृद्धि 75% हुआ, 75 रुपये हुआ है। तो 75 रुपये पर कर देना चाहिए, जबकि पुरानी कर प्रणाली में 35 रुपये कर लगाया गया है। तो अगर मैं 7.5 रुपये इस 35 रुपये से घटा दूँ तो 27.5 रुपये का 27.5 रुपीज़ का यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि 350 रुपये और 35 रुपये मिलकर के प्रोडक्ट की वैल्यू 385 रुपये तैयार हो रही है, जिसमें 27 रुपये 50 पैसे 27 रुपये 50 पैसे इज द कैस्केडिंग इफेक्ट। आगे कहानी बढ़ती है। अब प्लेन क्लॉथ की बात हो रही है। यह कॉटन थ्रेड्स को लेकर के अब उत्पादनकर्ता ने प्लेन कपड़े बनाने की बात की, जिसमें कोई कलर नहीं है, सिंपल से धागे से कपड़े की बुनाई वाली इकाई के पास पहुंचता हूँ। यहाँ पर 385 रुपये थ्रेड तैयार होने में लगा था, तो ये थ्रेड खरीदने के लिए इसकी जो रॉ कॉस्ट होगी वो 385 रुपये होगी। उसने 115 रुपये का प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन सेम सेंस यहाँ भी है, उत्पादन की पूरी प्रक्रिया और उसका मिनिमम प्रॉफिट, कुल मिलाकर के 500 रुपये का प्रोडक्ट वैल्यू तैयार हुई। अब 500 रुपये पर अगर कर जोड़ दिया जाए 10% की तरफ से तो 50 रुपये हुआ। तो कुल प्रोडक्ट की प्राइस जो तैयार हुई वो 550 रुपये तैयार हुई। कर 50 रुपये लगा, उत्पादकता केवल 115 रुपये हुई थी, तो वास्तव में कर यहाँ पर 11 रुपये 50 पैसे लग रहे थे, जबकि 50 रुपये कर लगा है। 38 रुपये 50 पैसे यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। फिर अब ये प्लेन क्लॉथ मेकर लेकर के से कपड़े लेकर के, प्लेन क्लॉथ मेकर से प्लेन कपड़े लेकर के गारमेंट उत्पादन करने वाली इकाई के पास जाता है, जो उस कपड़े को कलरिंग करती है या उसमें
आर्ट करती है, उसको काटती भी है और नए रूप में कपड़े के रूप में तैयार करती है, तरह तरह के कपड़े के रूप में तैयार करती है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, इस नाते यहाँ पर हमने 250 रुपये का प्रोडक्शन जोड़ा है। तो अब 550 रुपये और 250 रुपये मिल करके उत्पादन कुल 800 रुपये का हुआ। कर की दर वही 10% चार्ज की जा रही है, तो इसका हिसाब से 80 रुपये का कर हुआ। तो दोनों का मूल्य मिला करके जो प्राइस तय हुई उसकी वो 880 रुपये हुई। अब यहाँ पर सामान्यतः कीमतों में वृद्धि 250 रुपये की हुई थी, तो ये 250 रुपये वृद्धि के नाते कर केवल 25 रुपये चार्ज होना चाहिए था, जबकि चार्ज यहाँ पर 80 रुपये किया गया। तो अर्थात आप कह सकते हो कि 80 में 25 रुपये को अगर हम डिप्रिशिएट कर देते हैं तो 55 रुपये का यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट है। फिर आगे बढ़ती है, गारमेंट बनने के बाद उसकी पैकिंग इकाई लेती है जो उसको पैक्ड करती है और फिनिशिंग कर करके मार्केट में बेचने की बात करती है। उस इकाई के द्वारा 880 रुपये में गारमेंट खरीदा गया और 50 रुपये का प्रोडक्शन वो उसकी लागतें और उसके प्रॉफिट जुड़ी हुई है, मिला करके कुल 930 रुपये का प्रोडक्ट वैल्यू तैयार की गई। 930 रुपये पर 10% टैक्स अर्थात 93 रुपये कर लगेगा। तो इस हिसाब से फिर से देखा जाए तो वस्तु की कीमत 1023 रुपये हो गई। 93 रुपये में वास्तव में कर चुकी, उत्पादन तो 85 रुपये का हुआ है, तो उत्पादन में केवल 5 रुपये का ही कर लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 93 रुपये कर चार्ज किए गए, अर्थात 88 रुपये का यहाँ पर पुनः कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अब वह तैयार माल स्टॉकिस्ट के पास जाता है। स्टॉकिस्ट को 1023 रुपये में मिल रहा है। स्टॉकिस्ट ने उसमें 37 रुपये का अपना प्रॉफिट जोड़ा है। ये बढ़ घट सकता है, इसे सिर्फ आंकड़ों को सही करने के लिए दृष्टि से मैंने केवल 37 रुपये जोड़े हैं। ये अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इस नाते केवल यहाँ पर 37 रुपये मैंने अध्ययन किया है। तो अब 1023 रुपये में 37 रुपये को अगर जोड़ दिया जाए तो 1060 रुपये हुए। 1060 रुपये में 10% की दर से देखा जाए तो 106 रुपये हुए। 106 रुपये कर लगाया गया। अब 106 रुपये कर में और 1060 रुपये को जोड़ दिया जाए तो 1166 रुपये की प्राइस वैल्यू तय हुई। छात्रों, यहाँ पर जो 106 रुपये कर लगाया गया है, इसमें वास्तव में प्रोडक्शन क्रिएशन तो 37 रुपये का हुआ था, तो इस नाते कर तो केवल 3 रुपये 70 पैसे लगने चाहिए थे। अर्थात यहाँ पर भी कैस्केडिंग इफेक्ट है, 102 रुपये 30 पैसे का कैस्केडिंग इफेक्ट है। और अब स्टॉकिस्ट से वो माल पहुँचता है रिटेलर्स के पास। रिटेलर्स 1166 रुपये में कच्चा तैयार माल लेता है और 34 रुपये का प्रॉफिट जोड़ करके कुल 1200 रुपये में वो मार्केट में प्रोडक्ट वैल्यू तैयार करता है। उस पर 10% टैक्स वो जोड़ता है, 120 रुपये। कुल मिलाकर के वस्तु बाजार में 1320 रुपये की बिकी। 120 रुपये में आप देखेंगे 34 रुपये उसने उत्पादन किया, तो केवल कर 3 रुपये 40 पैसे लगना चाहिए था, अर्थात यहाँ भी 116 रुपये 60 पैसे का कैस्केडिंग इफेक्ट है। इस पूरे टेबल में आप देखिए जो कर चार्ज किया गया वो सारे कर को, इंडिविजुअल कर को मैंने जोड़ा है और जोड़ करके आपको 524 रुपये का कर प्राप्त हुआ। वास्तव में कर लगना चाहिए था, जो एक्चुअल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट है, क्योंकि माल तैयार हुआ 1200 रुपये का और 1200 रुपये पर सरकार ने अगर 10% से तक कर लगाया है तो सरकार के खाते में केवल 120 रुपये गया और लोगों से कलेक्ट किया गया 524 रुपये। इसका आशय है कि 404 रुपये ये ह्यूज अमाउंट ऑफ द टैक्स है जो कैस्केडिंग इफेक्ट के रूप में बिचौलियों के पास चला गया। ये एक्चुअल हमारे टैक्स की प्रॉब्लम थी जो भारतवर्ष में पुराने कर स्वरूप में, पुराने कर प्रणाली में देखने को मिल रही थी। इसी कर रिफॉर्म को दूर करने के लिए, इसी कर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1991 में जो हमारी चलैया समिति की रिपोर्ट आई, जो हमारे कुरिहारा कमेटी की रिपोर्ट आई, जो हमारे मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई, इन तमाम रिपोर्ट के द्वारा इस पूरे के पूरे इफेक्ट को दूर करने का प्रयास किया गया। यही एक्चुअल टैक्स रिफॉर्म के पीछे जो भारतवर्ष में अप्रत्यक्ष कर के संरचना में कर सुधार किया गया, उसके पीछे एक्चुअल कारण यही था। इसीलिए यहाँ पर अब सुधार वैट के बारे में किया गया। आपने देखा जितने भी कर यहाँ लगाए गए हैं वो कुल मूल्य पर लगाए गए हैं, जबकि वास्तव में कर लगने चाहिए थे वैल्यू एडिशंस पर। इसीलिए 1991 के दशक में ये प्रक्रिया 1981 से शुरू थी, लेकिन 91 में कमोबेश पूरे देश में अडॉप्ट किया गया। तो 1991 में इसीलिए भारत सरकार ने पुराने कर प्रणाली को बदल करके वैल्यू एडेड टैक्स VAT वैट के बारे में आपने सुना होगा, उस कर स्वरूप में स्वीकार किया, इस कर प्रणाली को स्वीकार किया। ये भारत के कर परिवर्तन का, कर सुधार का पहला फेज था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो हमारा GST है। मैं इसके बारे में अगली चर्चा करता हूँ। छात्रों, ये पूरा संरचना मैंने आपके साथ शेयर किया क्यों भारतवर्ष में कर सुधार की आवश्यकता को महसूस किया गया था। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार की राह पर विश्व के और देशों की तुलना में बढ़ने की आवश्यकता महसूस की गई। और देशों में प्रति व्यक्ति आय पर जो डायरेक्ट टैक्स लग रहा था उसकी दर बहुत उदार थी,
वो कम थी, भारतवर्ष में वो दर ज़्यादा थी। इस नाते प्रत्यक्ष करों में भी सुधार के बारे में चर्चाएं की गई। तो भारत सरकार ने भी जो जो 15%, 25% और 35% का जो स्लैब था, उस स्लैब को घटा करके 10%, 20% और 30% के स्लैब में रख दिया। ये एक उदारवादी प्रवृत्ति थी, ये एक सुधारवादी सोच थी, जिससे हमारे प्रत्यक्ष करदाताओं में एक कर भुगतान करने की प्रवृत्ति का संवर्धन हो और ईमानदारी से वो कर भुगतान करें और प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या बढ़ जाए। इस उद्देश्य से ऐसा किया गया। करीब ये सुधार 1997 से 98 के वर्षों में लागू किया गया। इस कर सुधार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आगे चल करके इसमें टैक्स स्लैब में बढ़ावा दिया गया। जो 1 लाख रुपए से नीचे वाले थे, जिन्हें कर वंचन की श्रेणी में रखा गया था, टैक्स इवेट की श्रेणी में रखा गया था, उसे क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाया जाता रहा। और आज की प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि लगभग 2.5 लाख रुपए तक की इनकम अर्नर को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ रहा है। और एक शर्तों के साथ, अगर 5 लाख रुपए की किसी की आय है तो उसे कर नहीं देना पड़ रहा है, उसे कुछ रियायतें दी जाती हैं। तो ये सुधार इसीलिए किया गया था प्रत्यक्ष कर में कि ताकि कम से कम जो हमारे करदाताओं की संख्याएं जो हैं, वो नंबर ऑफ द टैक्स पेयर जो हैं, वो हमारे डायरेक्ट टैक्स पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी संख्या बढ़ जाए। तो इस नाते सरकार ने इसमें काफ़ी कुछ सुधार किया। ये हमारे प्रत्यक्ष कर में सुधार था। लेकिन इस प्रत्यक्ष कर के सुधार से भारतीय कर सुधार कर आवश्यकताओं का जो वित्त की आवश्यकता थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इस नाते भारत सरकार ने अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार किया, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स, केंद्रीय इकाइयों पर जो सुधार किया गया सबसे पहले, उसे मूल्य वृद्धात्मक कर आप कह सकते हैं के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपसे बताया कि 1991 में लागू किया गया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया 1986 से 1986 से 87 के बीच में ही शुरू कर दी गई थी। इसमें सबसे पहले कोशिश ये किया गया, जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया, कि जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उन वस्तुओं के मूल्य पे केवल मूल्य संवर्धन पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, उस कीमतों के बढ़ने पर ही कर लगाया जाए और कुल इकाइयों पर जो कर लगता है, उस कर की इकाइयों में धीरे धीरे कमी लाई जाए। क्योंकि जिस संरचना को यूज़ किया गया था, वो संरचनाएं एज इट इज लागू नहीं हो पाई। इसी नाते इसमें भारत सरकार ने कई बार सुधार किया। इसी नाते इसको मॉडिफाइड वैट भी कहा गया। मॉडिफाइड का मतलब जो कर संरचना पहले बनी थी, उस संरचनाओं में अलग अलग वस्तुओं के सुधार के रूप में इसको अलग अलग नाम दिया गया। इसी नाते इसको मॉडिफाइड के नाम से माना गया। अब प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि केंद्रीय इकाइयों ने तो अपने यहाँ पर वैट लागू कर दिया था। पुरानी कर प्रणाली को, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, उस कर प्रणाली के आलोचनाओं को, कर प्रणाली की त्रुटियों को दूर करते हुए केवल मूल्य वृद्धात्मक वस्तुओं पर जो मूल्य वृद्धि का असर हो रहा है, उसके ऊपर कर लगाने के लिए जो संरचनाओं को स्वीकार किया, उसे मॉडिफाइड कहा गया है, वो वैट के रूप में यूज किया गया है। अब भारत सरकार को जब इसका लाभ मिला, तो भारत सरकार ने उस लाभ को अब राज्यों पर भी लागना शुरू किया। उन्होंने राज्य सरकार को भी समझाने की कोशिश की कि अगर आप कर की संरचना में सुधार करेंगे, तो वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने के बजाय जो कीमतें हैं, वो पहले की तुलना में और उदारवादी हो जाएंगी और कम हो जाएंगी, और उत्पादन लागतें कम होंगी, उपभोक्ता को लाभ मिलेगा, और बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय बढ़ेगा, तो बाजार का स्वरूप बदलेगा, उदारवादी स्वरूप होगा, विस्तारवादी स्वरूप होगा। इससे राज्य सरकारों को भी फायदा होगा। किंतु राज्य सरकारें आसानी से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस नाते उन्होंने भारत सरकार से बहुत एक प्रक्रियाएं चली। कुछ राज्यों ने विरोध किया, उसके क्वेरी को शांत किया गया, फिर दूसरे बिंदुओं पर राज्यों ने विरोध किया। तो ये एक प्रक्रिया लंबी चली, और उस प्रक्रिया के नाते अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कर संरचना को सुधार करके वैट को लागू किया गया। भारतवर्ष में पूर्णतः अगर कहा जाए तो 1996-97 में वैट की प्रक्रिया को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 1996-97 में भारत के कमोबेश मैक्सिमम देशों ने इसे स्वीकार कर लिया वैट के रूप में। किंतु अभी भी भारत की कर संरचना का जो सुधार था, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अब इसमें आवश्यकता थी कि जो हमारा जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, उसका पुनः अवलोकन किया जाए। तो अब जटिलता यह आई कि जब अलग अलग राज्यों में कर संरचनाएं अलग अलग हैं, तो उस राज्य के भीतर तो जो दोहरे कर की नीति थी, वो लगभग समाप्त हो रही थी। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर माल जाता, तो उस राज्य के द्वारा भी कर लगाया जाता, और उत्पादक राज्यों में कर लगता ही था। तो इस नाते दोहरा कर अब दो राज्यों के बीच में लग रहा था, और हर राज्य में एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग हो रहा था। तो इससे जुड़ा हुआ फिर से कर सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फिर इसके बारे में भारत सरकार ने 2004 में एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी को हम लोग कहते हैं गुड्स एंड जीएसटी, एक देश एक कर के रूप में बनाई गई कमेटी। और उसी कमेटी को धीरे धीरे बाद में जीएसटी के नाम से कन्वर्ट किया गया, जिसका नाम
गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस है। तो ये हमारा एक नया सुधार है कर के बारे में, जिसके बारे में अब हम अगली चर्चा आपके साथ करेंगे। अभी हमने चर्चा किया था भारत के कर संरचना में सुधार के बारे में। अगर भारत के कर संरचना के सुधार के बारे में या कर सुधार के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो चलैया समिति का रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। सरकार ने प्रोफेसर राजा चलैया के नेतृत्व में कर सुधार समिति का गठन किया था और इसी समिति के द्वारा रिकमेंडेशन जो दिए गए हैं उसी को कर सुधार की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है या सबसे अहम सुधार के रूप में माना जाता है, जिसका काम भारत की कर प्रणाली में सुधार करने के लिए कार्यसूची तैयार करना था। इस कर सुधार समिति ने 3 बार अपने रिपोर्ट पेश किए हैं, 1991 में, 1992 में, 1993 में पेश किए हैं। और उसी समिति का जो रिकमेंडेशन है, कुछ सुझाव दिए हैं, उस सुझाव की चर्चा अब हम आपके साथ कर रहे हैं। स्क्रीन पर साथ साथ आपको दिखाई भी पड़ता होगा। छात्रों, भारत में कर संरचना के सुधार का जो इतिहास है वो सबसे अहम इतिहास राजा चलैया समिति के रूप में माना जाता है। राजा चलैया समिति ने के नेतृत्व में कर सुधार समिति का गठन 1991 में किया गया था और इस समिति ने अपने 3 सुझाव दिए थे, 1991 में, 1992 में, 1993 में दिए थे। और इसी की कार्यसूची पर, इसी के जो रिकमेंडेशन थे उसी के आधार पर भारतवर्ष में समय समय पर कर सुधार को किया गया है। बार बार सुनने को भी मिलता है कि चलैया समिति की रिपोर्ट के अनुसार ये शर्तें लागू की गई हैं। तो ये उसी सुधार के इतिहास में सबसे प्रमुख शर्तों में आता है। प्रोफेसर चलैया ने अपने 9 रिकमेंडेशन दिए थे। ऐसे तो कई सारे रिकमेंडेशन थे, जो उनका मूल रिकमेंडेशन है, जो मूल सुझाव है, वो 9 बिंदुओं पर थे और उन्हीं बिंदुओं की चर्चा हम क्रमशः आपके साथ कर रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। छात्रों, पहला पॉइंट है सीमांत कर दरों में कमी लाना और व्यक्तिगत कराधान प्रणाली में सुधार करना। सीमांत कर दर, जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेस है, उसको कम करना, जिससे टैक्सेबल कैपेसिटी लोगों की जो है वो उससे नीचे लेकर के आना और ऑटोमेटिकली जब कर की दर कम होगी तो लोग ईमानदारी से कर के भुगतान करने की बातें करेंगे। व्यक्तिगत कराधान अगर कम होगा, अगर व्यक्ति के ऊपर निजी कर की प्रणाली कम लगेगी, निजी कर का भार कम होगा तो उनकी बचत बढ़ेगी और बचत बढ़ने के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में भी एक सहजता आएगी, निवेश में सहजता आएगी, बचत में सहजता आएगी। इसके बारे में ये पहला रिकमेंडेशन का था। दूसरा था कंपनी कर के दरों में कमी लाना। अगर कंपनी के ऊपर कर के भार को कम किया जाएगा तो इससे कंपनियों में उत्पादकता का भाव बढ़ेगा, कंपनियां और निवेश करेंगी। इसके बारे में भी ये रिकमेंडेशन किया गया था। तीसरा है छात्रों, सीमा शुल्क घटाकर आयातित इनपुट सामग्रियों की लागतें कम करना। सीमा शुल्क, जो हम बाहर से वस्तुएं मंगा रहे हैं उनके ऊपर लगने वाला सीमा शुल्क की बात कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो उन वस्तुओं के ऊपर कर अगर कम कर दिया जाएगा तो हमारे इंपोर्टेड कमोडिटीज, रॉ कमोडिटीज से जो हमारा माल प्रोडक्ट होता है उसकी लागतें कम होंगी। उसकी लागतें कम होंगी तो उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। ये इसके लिए पीछे उनका सजेशन था। अगला है सीमा शुल्क की दरों की संख्या को कम करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना। उसमें तमाम प्रकार के बैरियर्स लगाए गए थे जो सीमा शुल्क के रूप में बहुत लंबे रेंज ऑफ टैक्सेस लगाए गए थे, उनको कम करना। उसमें बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो किसी मतलब के नहीं थे, जो किसी का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, कलेक्शन भी कम होते थे और उसका बहुत बड़ा फायदा भी नहीं मिलता था। तो उन ऐसे करों को हटा देना और उसे जेन्युइन टैक्सेस के रूप में, जो ऑथेंटिक है, जो ज़रूरी है, उन्हीं करों को लगाना, ये भी इनका रिकमेंडेशन था। अगला है छात्रों, उत्पादन शुल्कों को सरल बनाना और वैट प्रणाली के साथ मिलाना। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भारत में वैट प्रणाली से पहले की जो कर प्रणाली थी उसमें मल्टीपल टैक्सेस थे। तो ये इनका रिकमेंडेशन था कि जो उत्पादन का शुल्क है उसको ईजीफाई कर दिया जाए और ज़्यादा आसान कर दिया जाए और सिर्फ कर प्रणाली, कर सिर्फ उन्हीं मूल्य निर्धारणात्मक इकाइयों पर लगे, ना कि नट्स पर लगे, ना कि कुल प्राइसेस पर लगाया जाए। तो जब सिर्फ वैल्यू एडिशन पर कर लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑथेंटिकेट होगा, वो कम होगा और उससे कीमतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं प्राप्त होगा। और इनका था सेवा क्षेत्र पर वैट प्रणाली के भीतर कर के दायरे में ले आना। अभी तक भारतवर्ष में सेवा क्षेत्र पूर्णतः कर से वंचित था और सेवा क्षेत्र के वंचित हो जाने से बहुतों को इसका लाभ मिल रहा था, बहुतों को इसके लाभ के श्रेणी में आते थे। जैसे डॉक्टर कर नहीं देते थे, जो भी हमारे सेवा प्रदायी संस्थाएं हैं जो वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, जो सेवा का उत्पादन करती हैं, वो इंस्टीट्यूशन कर नहीं दे रहे थे, जबकि इनमें लाभ मेकिंग का सबसे बड़ा ऑप्शन था। तो इस नाते इस समिति का रिकमेंडेशन था कि इन इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाए, जिसे बाद में केलकर कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया था। केलकर कमेटी ने भी अपने सुझाव में शामिल किया था। इसके अलावा कर का आधार को विस्तार देना। अभी तक कर कुछ चुनिंदा इकाइयों पर लगाए जा रहे थे। चलैया समिति का रिपोर्ट ये था कि इसे विस्तृत किया जाए, कर लगभग हर इकाइयों पर लगाया जाए, हर इकाइयों को जो कर वंचित हैं उनको भी कर के दायरे में लगाया जाए,
जैसे राजनीतिक इकाइयों पर कर लगाया जाए, छोटी छोटी इकाइयों पर भी कर लगाया जाए, ताकि उससे उनका क्वालिटी एश्योरेंस हो सके और सरकार की निगरानी में उत्पादन की प्रक्रिया को लाया जा सके। कर सूचना के नेटवर्क को तैयार करना और उसे कंप्यूटरीकृत करना। अभी तक बहुत सारे जो कर संरचनाएं थी, जो कर आंकड़े थे, वो हमारे मैनुअल होते थे, जिसमें गलतियां होने की संभावना थी, जिसमें फेक डाटा होने की संभावना थी। उसको बचा करके उसे कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए तो उसका नेटवर्क तैयार हो जाएगा, डाटाबेस तैयार हो जाएगा और भविष्य के लिए उसमें किसी भी प्रकार की गलतियां होने की संभावना, किसी भी प्रकार की मैनुअल फॉल्ट होने की संभावना, किसी भी प्रमोटरी फॉल्ट होने की संभावना, जानबूझकर गलती या लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली गलतियों की संभावनाएं कम होंगी। इस उद्देश्य से भी इन्होंने इस सुझाव में इसको शामिल किया था। और अंतिम इनका सजेशन छात्रों था कि कर प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। कर जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्शन से लेकर के और उसका एनालिसिस तक की पूरी प्रक्रिया को उदार बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अभी तक ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी और इसका सही तरीके से अध्ययन कर पाना ना राज्य के लिए संभव था, ना केंद्र के लिए संभव था। तो इसको उदारीकृत किया जाए और इसको सरल बनाया जाए, इस प्रक्रिया के बारे में इन्होंने सुझाव प्रेषित किया था। इसी समस्त शर्तों को 2002 की विजय केलकर की समिति ने भी मान्यता दी, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। तो ये छात्रों हमारा केलकर कमेटी का जो सुझाव था। अब इनके इंडिविजुअल रिटर्न्स के बारे में हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, जो इन्होंने इंडिविजुअल अपने सुझाव में अलग अलग इकाइयों के लिए दिया है। केलकर समिति ने अपने प्रत्यक्ष कर संचालन में भी कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें प्रमुख था करदाताओं को बेहतर गुणवत्ता और सही मात्रा में सेवा मिलनी चाहिए और इन्हें इंटरनेट एवं ईमेल के जरिए से आसानी से सूचनाओं का संप्रेषण किया जाए। ये इनका प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव था इनका छात्रों अस्थायी लेखा संख्या, जिसको पैन कार्ड कहते हैं, परमानेंट अकाउंट कहते हैं। अस्थायी लेखा संख्या या पैन संख्या का विस्तार होना चाहिए और सभी नागरिकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक समान सी प्रक्रिया है। हम लोग ये समझते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ उनको चाहिए जिनकी आय ज़्यादा है, लेकिन केलकर कमेटी का और चलैया समिति दोनों का रिकमेंडेशन था कि पैन कार्ड फॉर ऑल, पैन कार्ड सारे देश के नागरिकों की जिनकी आय 18 साल से अधिक है, उन सभी लोगों के लिए आवश्यक रूप से पैन कार्ड की अनिवार्यता की जाए और देश के हर नागरिकों को एक उनका आवश्यक परमानेंट अकाउंट, जिसको पैन कार्ड के रूप में बनाया जाना आवश्यक किया जाए। अगला था जांच एवं जब्ती के मामले को इकट्ठा निर्धारण बंद होना चाहिए। जो अभी तक जांच हो रहा है और बार बार संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है, जिन्होंने कर नहीं भुगतान किया है उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है, तो इन मामलों का निस्तारण किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का जो मिसबिहेव्स होता है उसको कम किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादनकर्ता को जो उत्पादन में शामिल हैं उनको भय जो लगता है कि अगर उनकी आय ज़्यादा हो गई, उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेट होगा, तमाम चीज़ें उस पर उदार सोच अपनानी चाहिए। ये भी इनका सुझाव था। आगे था पिछले बचे कार्यों को निपटारा करने के लिए विभाग को डाटा एंट्री का कार्य बाहर से कराना चाहिए। उसमें बहुत लंबी एक लिस्ट चलती थी जो इनकम टैक्स से जुड़े हुए आंकड़ों के लिए महीनों तक, वर्षों तक जो है इनकम टैक्स के जो डिस्प्यूट्स थे उसका निपटारा नहीं हो रहा था। तो केलकर कमेटी का और चलैया समिति दोनों का रिकमेंडेशन था कि इस एंट्री को बाहर से करा करके अविलंब इस कार्य को करा करके सारे डाटा एंट्री के काम को पूरा किया जाए, जिससे करेंट स्टेटस के बारे में सूचनाओं का संप्रेषण किया जा सके और आसानी से लोगों को त्वरित निदान मिल सके। जो समस्याएं हैं, जो जटिलताएं हैं, उसका त्वरित निदान प्रदान किया जाए। ये भी इनका रिकमेंडेशन था। अगला था रिटर्न एवं रिफंड से जुड़े सभी मामले को 4 महीने के भीतर पूरे किए जाने चाहिए और रिफंड भेजने का काम बाहर से कराना चाहिए। जो लोग ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, या जो कंपनियां हैं जो रिफंड्स भरती हैं, इनकम टैक्स रिफंड भरती हैं, वो लंबे समय तक बाधित होता था। 6 महीने, साल भर तक रिटर्न्स नहीं आते थे। तो सरकार, इनका मानना था, चलैया समिति का मानना था कि इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए। अधिकतम 4 महीने में रिटर्न्स आ जाने चाहिए और अगर 4 महीने में रिटर्न्स नहीं आए तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है, उस रिफंड अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट के द्वारा उसको भुगतान किया जाए। और ये चूँकि लंबा वर्क बच रहा था, तो इस काम को कराने के लिए बाहरी इकाइयों को भी इसमें इंगेज किया जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पर इंगेज किया जाना चाहिए। ये भी इनका सुझाव था प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए। कर संग्रह विशेषकर TDS और TCS को आधुनिकीकरण में और सरल किया जाए और इसको तर्कसंगत बनाया जाए, जिससे सरकार का जो कर सूचना नेटवर्क है वो विस्तृत हो सके और सरकार को सही जो सूचनाएं त्वरित रूप में, तुरंत रूप में प्राप्त हो सके। इसके बारे में भी इनका सुझाव था। आगे था देश को छोड़ करके जो क्लियरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वो समाप्त कर दी जाए। जो देश में रहने वाले नागरिक हैं
उनके अलावा जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनको प्रदान करने की अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया जाए। केवल देश के नागरिकों के लिए इसको आवश्यक रूप से शामिल किया जाए और CBDT को उचित प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार देकर इसको और सख्त बनाया जाए। ये इनका व्यक्तिगत करों के बारे में इनका सुझाव था। केलकर कमेटी ने व्यक्तिगत कर संरचना में भी कुछ सुझाव दिए थे। उनका पहला सुझाव था कि करदाताओं की समान श्रेणी के लिए छूट की सीमा को बढ़ा करके 1 लाख रुपए से ऊपर किया जाए और वरिष्ठ नागरिकों को एवं विधवाओं के लिए विशिष्ट छूट दिया जाए। इसको भारत सरकार ने उसके बाद की कर प्रणाली में स्वीकार कर लिया है। अगला इनका सुझाव था कि आयकर श्रेणियों को तर्कसंगत बनाया जाए और व्यक्तिगत आयकर का पर उपकर समाप्त किए जाएं। जो एक्स्ट्रा कर लग रहे थे उसको समाप्त किए जाएं और आवास ऋण पर 2% का कर लगाया जाए। आवास ऋण पर 2% का ऋण लगाया जाए। ये इनका सुझाव था। अगला सुझाव था छात्रों इनका सब्सिडी प्रदान कर आवास ऋण को और अधिक बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवास की मांग करेंगे, जो बाजार भारत में एक मांग में संवर्धन में सहायक होगा। और चौथा इनका सुझाव था कि पेंशन फंडों में योगदान का पर धारा 80 के अंतर्गत कटौती की जाए। जो पेंशन फंड हैं उनको भी कर वंचन की श्रेणी में रखा जाए। यह भी इनके सुझाव में शामिल था। कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी कुछ सुधार किए गए थे, जिसमें देसी कंपनियों के लिए कंपनी कर घटाकर इनका प्रतिशत कम किया जाए और विदेशी कंपनियों के लिए जो विदेशी 30 कंपनियां उस समय भारतवर्ष में काम कर रही थी उनके कर के प्रतिशत को 35% या उससे कम रखा जाए। एवं अगला सुझाव था सूचीबद्ध कंपनियों को लाभांश और पूंजी कर लाभ कर में से छूट दी जाए। ये भी सुझाव के रूप में शामिल किया गया था। और संयंत्र मशीनों के लिए जो मूल्य ह्रास की दर है वो बढ़ाई जाए। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज की दर को बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई थी। और लास्ट सुझाव था जो कंपनी कर के रूप में था वो न्यूनतम वैकल्पिक कर को समाप्त किया जाए। ये कंपनी कर के रूप में जो केलकर कमेटी का सुझाव था वो था। संपदा कर में भी कुछ सुधार किए गए थे। संपदा कर को समाप्त करने के बारे में सजेशन दिया गया था और ये सिफारिशें 13 वर्ष पूर्व की गई थी। आज उनमें से अधिकतम कर लगभग लागू नहीं है। वो सारी शर्तें जो सुझाव के रूप में दी गई थी वो सारी शर्तें लगभग भारत सरकार द्वारा धीरे धीरे स्वीकार कर ली गई हैं। DTC और GST क्रमशः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में भारत सरकार के द्वारा अब आरंभ कर दिए गए हैं। अब तक के सबसे बड़े सुधार के रूप में GST को स्वीकार किया गया है, किंतु DTC अभी तक नहीं आ पाया है। DTC के बारे में डिजिटल टैक्स सिस्टम को भी अब भारत सरकार धीरे धीरे शुरू करने की कंडीशन में है और इसको लेकर के भारत सरकार बहुत सजग है और आप कह सकते हैं कि बहुत तीव्र गति से इसका सुधार में भारत सरकार सुधार कर रही है। इसी सुझाव का ये जो चेलैया समिति की रिपोर्ट थी और जो केलकर कमेटी की रिपोर्ट थी, इसी सुझाव का इम्पैक्ट है कि भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 को GST लागू कर दिया गया। तो जो भारत सरकार के GST के सुधार का जो कर के सुधार का जो एक अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन 2017 के जुलाई के GST के एक पड़ाव पर अभी जाकर स्थिर हुआ है। इसके आगे सुधार अभी और बाकी है। इसके आगे अभी और सुधार भारत सरकार के कर संरचना में जरूरी है, जिसको लेकर के भारत सरकार प्रयासरत भी है और आगे आने वाले समय में इसका सुधार किया भी जाएगा। इसमें हमने सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया है। आने वाले समय में GST क्या है और GST से जुड़ा हुआ एक विस्तृत अध्ययन हम आपको अलग से लेक्चर के रूप में उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आपके पास जो भारत कर के सुधार का इतिहास है वो इस लेक्चर के तहत आपको मैंने सहज भाषा में उपलब्ध कराने की कोशिश की है। आशा है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें तमाम इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ आपको जो कर सुधार से जुड़ी हुई हैं वो आपको उपयुक्त रूप में मिली होंगी। किसी भी प्रकार का अगर इस इंफॉर्मेशन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई चीज़ें पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर आप शेयर करिए या व्यक्तिगत भी आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। तो जिसके बाद मैं आपको उससे जुड़ा हुआ सुधार आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए छात्रों इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक इन्फॉर्मेटिव के रूप में इसको फैलाएं, ताकि आप तक मेरी बातें सहजता से पहुंच सके और हमें भी पता चल सके कि वर्तमान समय में आपकी एक्चुअल इकोनॉमिक अध्ययन से जुड़ा हुआ अध्ययन की समस्याएं क्या हैं और उससे जुड़ा हुआ मैं आपको अपडेट करता रहूँ।